विधानसभा चुनाव के लिए अब आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे और इस वक्त हम जा रहे हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो राजनीतिक तापमान है वो धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंच रहा है। 17 नवंबर को वोटिंग है, तो करीब मान करके चलिए 18-20 दिन का समय अब है। मध्य प्रदेश में बहुत कुछ ऐसा है जिसको टटोलना जरूरी है और उसको टटोलेंगे तो उसमें क्या कुछ निकल करके आता है, क्या कुछ लोग वहाँ पर मूड बना रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान वो जो है डैमेज कंट्रोल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, दोबारा से उनकी वापसी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, या जिस तरह से कांग्रेस उधर अपना बदला जो है वो लेने की कोशिश कर रही है। कुल मिलाकर के जो लड़ाई है वो यही है कि शिवराज सिंह चौहान अपनी वापसी करवाना चाहते हैं और कांग्रेस जो है जिस तरह से उसकी सरकार को गिराया गया तो उसका बदला जो है वो पूरा करना चाह रही है। अब ऐसे में दोनों तरफ के दावे वादे हैं। एक तरफ जो है शिवराज सिंह चौहान वो लाडली बहना योजना का जिक्र करते हैं, तो कांग्रेस अपनी स्कीम दिखाती है कि हमारी भी कुछ इसी तरह से स्कीमें हैं। तो इन सारी चीज़ों का ज़मीनी स्तर पर क्या कुछ जो है वो असर है, लोग इन चीज़ों को कितना पकड़ पा रहे हैं, कितना इन चीज़ों पर जो है विश्वास कर पा रहे हैं, कांग्रेस पर क्या भरोसा हो पाएगा या शिवराज सिंह चौहान को ही जो है वो इस बार भी कायम रखेंगे। उमा भारती को लेकर के एक बड़ी खबर आई है कल ही, उस खबर पर भी हम आगे बात करेंगे कि उमा भारती आखिरकार क्यों चुनाव प्रचार के माहौल को छोड़ करके हिमालय जा रही है, उस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ जो चुनावी सर्वे आ रहे हैं वो चुनावी सर्वे भी बीजेपी के लिए सही नहीं है। चुनावी सर्वे में भी बीजेपी की जो है वो हार होती हुई नजर आ रही है। और कल ही एक जी न्यूज़ का सर्वे आया, जी न्यूज़ का, और वो जी न्यूज़ के सर्वे में भी करारी हार हो रही है बीजेपी की। यही सारे मुद्दे हैं और यही सारे मुद्दों को टटोलने के लिए और ग्राउंड रिपोर्टिंग हमारी पहचान रही है। चाहे पिछली बार के 2018 के विधानसभा चुनाव हो, 2019 के लोकसभा चुनाव हो, या और अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव हो, ग्राउंड पर जाकर के जिस तरह से मैंने कोशिश की है चीज़ों को देखने की, दिखाने की, तो उस चीज़ को लोगों ने बहुत सराहा है और आज उसी चीज़ की फिर से शुरुआत कर रहे हैं। और 2024 के चुनाव से पहले ये आखिरी विधानसभा चुनाव है। 2024 के लोकसभा चुनाव में और इन विधानसभा चुनाव के बीच में कोई जो है वो कहीं पर भी चुनाव नहीं होंगे, फिर सीधा लोकसभा चुनाव के लिए बिगुल बच जाएगा। अब ये मान करके चलिए कि दिसंबर 3 तारीख को इसका रिजल्ट आएगा और उसके बाद में जनवरी के आसपास में जो है वो फिर माहौल 24 के लिए बनना शुरू हो जाएगा। हालांकि अब राम मंदिर के लिए भी नरेंद्र मोदी तारीख बता रहे हैं, 22 तारीख का उधर शिलान्यास होगा। तो इन सारी चीज़ों का क्या कुछ असर रहेगा, क्या केवल यूपी में रहेगा या बाकी जगह पर रहेगा, वो खैर बाद की चीज़ें हैं। लेकिन उमा भारती को लेकर के मध्य प्रदेश से कल एक खबर सामने आई और उमा भारती जो हैं वो कह रही है कि मैं हिमालय जा रही हूँ। अब ये समझ से परे है कि चुनावी मौसम में हर कोई नेता जो है वो अपनी गाड़ी का तेल पानी पहले से चेक करवा करके, चाहे नेता हो पत्रकार हो, वो चुनावी कवरेज के लिए ग्राउंड पर ज़मीन पर मौजूद होने की कोशिश करता है कि वो ग्राउंड पर रहे और ग्राउंड पर क्या कुछ जो है वो चल रही है चीज़ें तो उनको देखे और दिखाए, समझे तो इस तरह से। लेकिन उमा भारती जो है वो नाराज़ है, उमा भारती नाराज़ है और चुनाव के बीच में वो अब चली गई है हिमालय की तरफ। और हिमालय जो है वो उमा भारती जा रही है, इस बात के अपने आप में बहुत सारे मायने हैं। और बीजेपी का चुनाव प्रचार भी हो सकता है कि बीजेपी का चुनाव प्रचार भी उमा भारती ना करें, और उमा भारती अगर बीजेपी का चुनाव प्रचार नहीं करती हैं तो इसके बहुत असर पड़ेगा। इसका असर जो अभी मैं बात कर रहा था राम मंदिर की तारीख वगैरह की, तो राम मंदिर के जो पूरा जो बीजेपी की तरफ से जो एक कार्यक्रम चलाया गया उसका भी एक बड़ा चेहरा रही उमा भारती, तो वहाँ तक भी उमा भारती की जो है पहुँच है। अब देखिए उमा भारती एक तरफ तारीख आ गई है और बताया जाता है कि उमा भारती को जो है वो निमंत्रण तक नहीं मिला है, ये भी खबरें हैं। अब इन सब चीज़ों का लोगों के ऊपर क्या असर रहेगा? उमा भारती क्या वाकई अपने वोटर को जो है वो ये कहेगी कि वो साइलेंट रहें, ना बीजेपी की तरफ जाएं ना कांग्रेस की तरफ जाएं और साइलेंट रह करके इस बार बता दें, या नोटा की तरफ वो अपने समर्थकों को कहेगी कि नोटा इस बार दबा करके इस्तेमाल करो, या वो कहेंगे कि नहीं इस बार कांग्रेस को कर दो, बीजेपी की थोड़ी अकल ठिकाने लगाते हैं ताकि 24 के चुनाव में हमारी कुछ पूछ हो। और वो कह भी रही है कि 24 का चुनाव भी मैं दोबारा से लड़ूंगी। तो ये सारी चीज़ क्या असर डालेंगी, सवाल ये है। और
दूसरा जो है, जिस जी न्यूज़ के सर्वे की हम बात कर रहे थे, तो जी न्यूज़ का ये सर्वे आप देखिए। जी न्यूज़ के सर्वे में 132 से 146 सीटें, 132 से 146 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के लिए दिखाई गई हैं। बहुत बड़ा अंतर है। और बीजेपी के लिए जो है वो 84 से 98 सीटें, 230 सीटें कुल से हैं और 116 सीटें जो है वो बहुमत के लिए चाहिए। और ऐसे में बहुमत से काफ़ी दूर 98 से 84 सीटों के बीच में जो है बीजेपी सिमट रही है। अन्य का कोई खास जो इस बार रोल नहीं है। अन्य जो है वो 0 से 5 इसमें दिखाया गया है। जी न्यूज़ का सर्वे है, इस बात को भी मत भूलिए आप कि जी न्यूज़ अगर इस बात को कह रहा है तो फिर इसके मायने क्या होंगे आप समझ ही सकते हैं। वोट शेयर में भी पिछली बार का ये हुआ था कि कांग्रेस को सीट भले ही ज़्यादा आई थी लेकिन वोट शेयर बीजेपी का ज़्यादा था। लेकिन इस बार वोट शेयर भी कांग्रेस का ज़्यादा है। वोट शेयर 40% कांग्रेस का है, 43% जो है वो बीजेपी का है। तो यहाँ पर भी बीजेपी जो है वो मात उसको मिल रही है। ये सारी चीज़ें, अब शिवराज सिंह चौहान जो है वो लाडली बहना स्कीम की जो है बात कर रहे हैं। कल ही जो उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है कि वो फेसबुक पर भी पोस्ट किया गया है कि 10 तारीख आ रही है बहनों। अब वो कहीं ना कहीं उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं कि 10 तारीख आ रही है और 10 तारीख को उन्होंने अपनी लाडली बहना योजना की जो स्कीम है उस स्कीम के तहत जो है जो राशि महिलाओं को देनी होती है वो राशि उनको भेजनी है। अब अगर कांग्रेस इसकी शिकायत करेगी चुनाव आयोग के अंदर कि चुनाव के बीच में इस तरह से जो है वो पैसे ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, सरकारी स्कीम है जो कि अभी ताज़ा नई स्कीम आई थी, तो ये कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करेगी। फिर उस बात को जो है शिवराज सिंह चौहान चुनाव के बीच में भुनाने का काम करेंगे ये कि देखिए कांग्रेस जो है वो क्या पैसा आपको देगी, आप ही के पैसा जो मैं दे रहा हूँ उसका विरोध कर रही है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। अब कांग्रेस को देखना है कि इससे कैसे निपटेगी। शिवराज सिंह चौहान जो है इसको बड़ा एक ट्रम्प कार्ड की तरीके से ले रहे हैं और इस बात का पहले से ही उनको एहसास था और इसीलिए शिवराज सिंह चौहान ने कुछ दिन पहले कहा भी था कि 10 तारीख आएगी, कांग्रेस शिकायत करेगी, मैं चुपके से डाल दूंगा। तो शिवराज सिंह चौहान मोटा मोटी अपनी स्कीम को लेकर के जो है वो उत्साहित हैं। हालांकि उनका चेहरा नहीं है कहीं पर भी, कोई इस बात की गारंटी नहीं ले सकता है कि कल को अगर बीजेपी रिटर्न करती भी है, बीजेपी वापसी आती भी है तो शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री होंगे। इस बात को कोई कह नहीं सकता है। लेकिन हाँ, शिवराज सिंह चौहान अपने आप को तो प्रेजेंट कर ही रहे हैं, अपने आप को तो पूछ ही रहे हैं, अपने आप को तो कह ही रहे हैं कि मामा को दोबारा मुख्यमंत्री बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। और उसके बाद में मोदी का नाम फंसा दे रहे हैं उसके साथ साथ कि मोदी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। तो राजनीति बड़ी दो-धारी तलवार जैसी होती है, वो इधर भी काटती है उधर भी काटती है। और जनता जब चुनाव का जब टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो टेम्परेचर जब बढ़ता है तो फिर जनता भी जो है वो चुनावी मूड में नजर आती है। आम जनता को जो है चुनाव से, राजनीति से, नेताओं से बहुत ज़्यादा कुछ खास मतलब नहीं होता है। हम जाएंगे अभी जब मध्य प्रदेश के अंदर और वहाँ पर कवरेज को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारी जगह पर ऐसे होंगे लोग कि बोलना नहीं भी चाहेंगे, क्योंकि जब चुनाव का पूरा माहौल जब गर्म होता है तभी जो है वो आम आदमी उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, वरना आम आदमी अपने काम धंधों में ही मशगूल रहता है और वहाँ से ही उसको फुर्सत नहीं हो पाती है। इसीलिए जगह जगह जा कर के हम अपना चुनावी टेम्परेचर नापने के लिए थर्मामीटर लगाएंगे और चुनावी थर्मामीटर जो है वो बताएगा आपको कि यहाँ पर इस बार किसका कितना तापमान जो है वो भारी है, किसका तापमान जो है वो ज़्यादा है। बीजेपी के लिए लोगों के अंदर जो है उत्साह है, कांग्रेस के लिए लोगों के अंदर उत्साह है। जो अलग अलग जगह पर जा कर के हम चुनावी थर्मामीटर लगाएंगे वो चुनावी थर्मामीटर आपको सही से बता पाएगा। और इस चुनावी थर्मामीटर को चेक करने के लिए आपको जगह पर तो जाना पड़ेगा, क्योंकि केवल ऐसा नहीं है कि चुनावी थर्मामीटर आप जो है वो थर्मामीटर लें और थर्मामीटर को ऐसे दिखा दें तो थर्मामीटर काम नहीं करेगा। थर्मामीटर तो तभी काम करेगा जब आप उसको जीभ के नीचे लगाएंगे या इधर बाजू में लगाएंगे, तभी जो है थर्मामीटर आपको बता पाएगा कि आदमी को बुखार है या नहीं है, आदमी को दवाई की ज़रूरत है या नहीं है। इसीलिए थर्मामीटर जा कर के उस इलाके के अंदर लगाना पड़ेगा। ये जो हमारा माइक है ये लेकर के हम जाएंगे तो इस माइक को लेकर के जाएंगे, वहाँ पर ये माइक से थर्मामीटर लगा करके चेक करेंगे कि भाई किस इलाके में किसका कितना जोर है, लोग किसको कितना चाह रहे हैं। अब की बार बीजेपी की फिर से एक बार ज़रूरत समझ रहे हैं लोग,
या लोगों को लगता है कि बीजेपी बहुत हुई, मामा बहुत हुए, इस बार मामा की विदाई करो, कांग्रेस की सरकार बनाओ। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ज़मीन पर जा कर के ही टटोलने से मिलेंगी, और इसीलिए जो है वो ज़मीन पर जा कर के हम लोग देखेंगे। और शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ जो बाकी के धड़े हैं इस चुनाव के अंदर, चाहे उनमें जो है वो आप नाम लीजिए, सिंधिया का नाम लीजिए, चाहे उसमें जो है जिन सांसदों को उतारा गया है उनका नाम लीजिए। कल एक और बड़ी रोचक बात हुई, एक और बड़ी रोचक बात ये हुई, ये लिस्ट ज़रा आप देखिए, लिस्ट भी जो है बीजेपी ने अपने स्टार कैंपेनर, जो बीजेपी के जो स्टार हैं जो प्रचार कर रही हैं, स्टार प्रचारकों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी, और उस लिस्ट में सिंधिया का नाम जो है 15वें नंबर पर आया है। 15वें नंबर पर सिंधिया का नाम है, और सिंधिया का नाम उससे ऊपर जो है वो नरेंद्र तोमर उनका नाम है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत अलग तरीके से जो है वो असर डालती हैं, खास करके कार्यकर्ताओं के बीच में, कि सिंधिया को प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, या सिंधिया जो है वो केवल बस एक मंत्री भर है मोदी सरकार में। ये सारी चीज़ें बहुत असर डालती हैं। जाहिर सी बात है, अगर किसी को मुख्यमंत्री के तौर पर अगर भेज दिया जाए, किसी भी बड़े चेहरे को अगर कोई बड़ी जिम्मेदारी दी भी जाए, तो उसके बाद में जो चुनावी समीकरण होते हैं ज़मीन पर वो बदल जाते हैं। चुनावी समीकरण अगर किसी और के हो रहे होते हैं, दूसरी पार्टी की या दूसरी उम्मीदवार के पक्ष में होते हैं, लेकिन अगर उस सीट के ऊपर हाई प्रोफाइल किसी व्यक्ति को जो है वो उतार दिया जाए, भले ही अगर वो पैराशूट से उतरे, लेकिन उसका कुछ ना कुछ तो असर होता है। इस बात को कोई दरकिनार नहीं कर सकता है। अब इसीलिए बीजेपी ने जो है अपने सांसदों को उतारा है। अब ये बीजेपी के लिए किरकिरी तो जरूर साबित हो सकता है कि आपके पास में जो है वो बड़े चेहरे नहीं थे, या आप जो है वो दूसरे लोगों को इसलिए लेकर के आए हैं क्योंकि आपको लगा कि चलो कहीं से कोई सीट जीतने की गुंजाइश, ये चांस नहीं था, तो वहाँ पर भी एक चांस बन जाए। तो क्या इतनी खराब हालत है? अब दोनों तीनों तरीके से आप इसको देख सकते हैं। एक तरीका तो इसको देखने का यही है कि हालत इतनी खराब है कि आपको जो है ये इन चेहरों को इसलिए लाना पड़ा क्योंकि और जो मौजूदा चेहरे वो सारे पिट चुके हैं, और जो मौजूदा चेहरे हैं उनके नाम पर एंटी इनकम्बेंसी है, चाहे शिवराज सिंह चौहान को लेकर के हो। तो इसीलिए आपको जो है वो अलग अलग नए चेहरे उतारने पड़े। 6-7 चेहरे जो है वो शिवराज सिंह चौहान के चेहरे के अगल बगल में लगा दिए गए हैं, ताकि लोग केवल शिवराज के चेहरे को ना देखें, लोग जो है वो केवल इस बात को ना देखें कि भाई केवल जो है शिवराज सिंह चौहान का ही चेहरा दिख रहा है और यही चेहरा बार बार दिख रहा है, और इस चेहरे को बदल दो। अब लोगों का जो है वो ये फोकस रहे कि शिवराज सिंह चौहान तो हैं ही हैं, उसके साथ में कैलाश विजयवर्गीय हैं, उसके साथ में जो है नरेंद्र तोमर हैं, और उसके साथ में प्रहलाद पटेल हैं। उन सांसदों को भी आपने लगा दिया है। अब सिंधिया जो है इस पूरी लिस्ट में नहीं आ पाए। बहुत हद तक जो है वो कई बातें कही जा रही थी कि जब यशोधरा सिंधिया, उनकी बुआ ने जब मना किया कि वो चुनावी राजनीति में नहीं आएंगी, इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगी, तो बहुत कयास ये लगाए गए कि इस बार हो सकता है कि सिंधिया को जो है वो यहाँ से मैदान में उतार दिया जाए। लेकिन वो चीज़ें फिर आखिरी वक्त में जो है वो तय नहीं हो पाई, और चुनाव जो है वो अब चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से लगभग सारी टिकटों की घोषणा हो चुकी है, और कांग्रेस की तरफ से निशा बांगरे को जो है टिकट दिए जाने को लेकर के अमला के अंदर वहाँ पर भी आखिरी वक्त तक जो है वो खींचतान चलती रही, और अब उन्होंने वहाँ पर भी टिकट जो है वो दे दी है। कमलनाथ ने एक सभा के अंदर कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, अभी उन्हें आगे जो है वो प्रदेश के लिए काम करना है। हालांकि उनका इस्तीफा स्वीकार हो चुका है, तो अब शायद जो है कमलनाथ चाह रहे हैं कि वो दोबारा से अगर प्रदेश में आते हैं, सरकार बनाते हैं, तो फिर उनको दोबारा से उनकी जो है वो बहाली की जाए। हो सकता है कि ये भी एक प्लान हो। तो अब चुनाव की यही सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कहानियाँ हैं, और अलग अलग इलाकों की अलग अलग कहानियाँ हैं, अलग अलग विधानसभाओं की अलग अलग जो है वो चीज़ें हैं। और उन सब चीज़ों को देखने के लिए, उन सब चीज़ों को वो समझने के लिए आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा। अब कोशिश यही रहेगी कि मध्य प्रदेश में 17 तारीख तक वोटिंग है, और पहला जो है चरण वो छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में जो है वो आपका 2 चरण में चुनाव है। 7 नवंबर को सबसे पहला चुनाव जो है 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ और मिजोरम में होना है। तो मिजोरम में तो खैर हम नहीं जा पाएंगे,
लेकिन छत्तीसगढ़ में चुनाव है, 2 सीटों में छत्तीसगढ़ में चुनाव हो 7 और 17 को। पहला चरण जो है वो छत्तीसगढ़ में 7 तारीख को जब वोटिंग होगी तो 20 सीटें रहेंगी, और उसके बाद 17 तारीख को जब वोटिंग होगी और उसी दिन मध्य प्रदेश में भी वोटिंग होगी, उस दिन वहाँ पर 70 सीटों पर वोटिंग होगी और मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर वोटिंग होगी। फिर उसके बाद में 25 नवंबर को चुनाव रहेगा, राजस्थान का चुनाव, मध्य प्रदेश से सटा हुआ राजस्थान। और राजस्थान में भी इस बार ज़बरदस्त तूफान है, राजस्थान में भी कई सारे धड़े हैं, राजस्थान में भी इसी तरह से सांसदों को उतारा गया है। तो बीजेपी का जो मेन फोकस है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश को लेकर के है। बीजेपी ने ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ के चुनाव को छोड़ सा दिया है, ना वहाँ की कुछ खबरें जो है वो सुर्खियाँ बना पा रही है, ना वहाँ पर बीजेपी कुछ जो है कोई बड़ा प्रयोग करके दिखा पा रही है। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश 2 चीज़ों पर जो है वो बीजेपी का मेन तौर पर फोकस है, और बीजेपी को लगता है कि यहीं से अगर कुछ निकल सकता है तो यहीं से निकल सकता है। अब बहरहाल हम कोशिश करेंगे, और एक कोशिश ये जरूर रहेगी कि एक जगह पर टिक करके ठहर करके नहीं कि चलिए हम एक ही जगह पर हैं और वहीं पर रहे। कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा जगह पर ट्रैवलिंग होती रहे और थोड़ा थोड़ा हर जगह से जो है वो दाना उठाया जाए, हर जगह से जो है चीज़ें निकाली जाएं, और ताकि एक बड़ी तस्वीर हम लोग देख पाएँ कि हाँ क्या कुछ हो रहा है। अब ऐसी बात नहीं होगी कि हर जगह आपको कांग्रेस का माहौल दिखे, ऐसी बात नहीं होगी कि हर जगह आपको बीजेपी का माहौल दिखे, क्योंकि दोनों पार्टियां जो हैं, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों पार्टियां 100 सीटों की तो अपनी जो है वो दोनों पार्टियों का इतना तो वजूद है कि वो 100 सीटों के आसपास तो है। अब उसमें यही रहता है हर बार के चुनाव में कि कभी कोई पार्टी जो है वो 100 सीटों से जो है वो अपने आप को 15-20 सीटें ऊपर लेकर के चली जाती है, कभी कोई पार्टी जो है वो 100 सीट से 15-20 सीटें नीचे आ जाती है। तो जो ऊपर 15-20 सीटें लेकर के जाएगा वही सरकार बनाएगा। तो कुल मिलाकर के तो वही 15-20 सीटों का जो है वो माहौल है। अब वो माहौल जो है वो क्या इस बार बढ़ा करके कांग्रेस, जैसे अभी जी न्यूज़ का सर्वे मैंने आपको दिखाया, तो 130-40 तक जा रहा है। तो क्या कांग्रेस उतनी मेहनत कर पाई है? कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा प्रयोग इस बार ये जरूर है कि कमलनाथ को एक तरह से फ्री हैंड कर दिया गया है। कमलनाथ को दिल्ली की तरफ से भी फ्री हैंड कर दिया गया है, और आप देखेंगे तो दिग्विजय सिंह भी कमलनाथ की पूरी तरह से सपोर्ट में है यहाँ पर, और कमलनाथ को लेकर के उन्होंने जो है वो खुला मैदान उनके लिए छोड़ दिया है। जिस तरह से कई बार होता है कि चुनाव में, जैसे राजस्थान में आप देखेंगे सचिन पायलट और अशोक गहलोत का जो है पूरा जो ताना बाना चला, तो उस तरह से मध्य प्रदेश में चीज़ें नहीं हुई। उल्टा जो है वो कमलनाथ ने बैटिंग की, दिग्विजय सिंह ने बैटिंग की कमलनाथ के लिए। और अभी देखा होगा मैंने आपको खबर भी दिखाई थी, जब कपड़े फाड़ने वाले बयान जब सामने आया, और उसके बाद में जब वो उसी दिन उसके अगले ही दिन कांग्रेस का जो है घोषणा पत्र आना था, तो कैसे जो है वो चीज़ें हुई कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने मंच पर बैठे बैठे कपड़े फाड़ने वाले उस बयान को जो है वो सुलझा लिया। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब कितना जो है कौन किसके लिए काम कर रहा है, किसके समर्थक किसके लिए जो है वो वोट जुटा पा रहे हैं, नहीं जुटा पा रहे हैं, कौन कितना बागी जो है वो नुकसान देगा, बागियों से भाजपा को ज़्यादा खतरा है, कांग्रेस को ज़्यादा खतरा है। बाकी कुछ हिस्सों में जो है वो अखिलेश यादव की भी नाराज़गी की खबरें रही, अखिलेश यादव ने भी अपने उम्मीदवार उतारे। तो ये सारी चीज़ भी कितना असर डालेंगी, ये भी चेक करने वाली बात होगी। तो बहरहाल अलग अलग हिस्सों में जाएंगे, अलग अलग हिस्सों में जा कर के वहाँ पर चुनावी तापमान क्या है, चुनावी टेम्परेचर वहाँ पर जांचने के लिए अपना थर्मामीटर वहाँ पर लगाएंगे, और हमारे थर्मामीटर में जो कुछ दिखेगा वो आप तक पहुँचाएंगे। कोशिश एक यही रहेगी कि आपको निष्पक्ष तरीके से जो कुछ ज़मीन पर है उसको दिखाएं, क्रॉस चेक किया जाए कि शिवराज सिंह चौहान ने जो बातें कही हैं उनका कितना असर है या नहीं है, उनकी योजनाओं का कितना असर है, विकास हुआ है या नहीं हुआ है। करीब करीब 18-20 साल की उन्हीं की सरकार है, अगर 1.5 साल के समय को कांग्रेस को छोड़ दिया जाए तो ये सब चीज़ें टटोलने का काम करेंगे। बहरहाल अब आज से आप ग्राउंड रिपोर्ट ज़रूर देखिए, और चूँकि हम अब ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जा रहे हैं तो हो सकता है कि कई बार जो है वो खबरें आपको थोड़ा देर से मिले, क्योंकि अब यहाँ से नेटवर्क का और थोड़ा सा उस तरह से दिक्कतें होती हैं। तो आप लोग चेक करिएगा, चैनल पर आइए और चैनल पर आकर के चेक करिए कि वीडियो लगी है या नहीं लगी है। आप लोगों ने, जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबा रखी है, घंटी नहीं दबा रखी है, तो वो दबा लीजिए, उससे भी आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और ज़्यादा वीडियो भी अब हो सकता है कि अब आपके पास में आए, जैसे अभी
4 5 6 वीडियो आ रही थी, तो हो सकता है कि अब अगर काम ज़्यादा करें तो वीडियो ज़्यादा भी आपको देखने को मिले। तो इसलिए चैनल पर आकर के देखिए कि वीडियो लगी है या नहीं लगी है, और अगर वीडियो लगी है तो क्या कुछ उसमें है, क्या कहाँ का मूड है, कहाँ पर लोग क्या कह रहे हैं, तो वो सब चीज़ें देख करके जरूर जाइए। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुँचाइए। अब चुनावी कवरेज हमारी शुरू हो चुकी है और कोशिश रहेगी कि अब अलग अलग जगह जा कर के आपको चुनावी तापमान दिखाएं। शेयर कीजिए, आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करिए, जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबा लीजिए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर फेसबुक पर आप हमारी ये वीडियो देखते हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए और इस खबर को फेसबुक पर भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।